सोचो एक ऐसी दुकान जो सिर्फ रात के अंधेरे में खुलती है। ना यहाँ हर कस्टमर जिंदा होता है और ना ही सब मरे हुए। इस दुकान का हर बल्ब एक राज है और हर रोशनी एक जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन मिस्ट्री हॉरर ड्रामा लाइट शॉप की पूरी कहानी हिंदी में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी की शुरुआत किम नाम के एक आदमी से होती है जो रोज की तरह एक दिन जब बस से उतरता है तो नोटिस करता है कि एक ली नाम की लड़की अपने सामान के साथ बस स्टैंड पर बैठी हुई है। पहले कई दिनों तक किम उस लड़की को इग्नोर करता है, लेकिन एक दिन परेशान होकर उससे पूछ ही लेता है कि वह हर दिन की तरह एक ही जैसी बैठी हुई क्यों रहती है, यहाँ क्या कर रही हो तुम। लड़की बताती है, मैं तो बस का इंतज़ार कर रही हूँ। किम कहने लगता है, जिस बस से मैं उतरा हूँ वह लास्ट बस थी, अब सुबह ही कोई बस आएगी। यह लड़की जिसका नाम ली है किम से सवाल करने लग गई, क्या तुम मुझे जानते हो। लेकिन किम तो उसे नहीं जानता था, इसलिए वह ना में सर को हिलाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अगले दिन वह आता है तो वह उस लड़की को उसी जगह दोबारा बैठे देखता है। लड़की अकेली होती है तो वह उससे पूछ ही लेता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, क्योंकि यहाँ पर रात में रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मेरा घर पास में ही है। लड़की मान जाती है और किम उसको अपने घर लेकर आ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो रात के टाइम आईसीयू में ड्यूटी दे रही थी। उसी रात एक अजीब सा आदमी आईसीयू में आने की कोशिश करता है। नर्स ने जब उसे अंदर जाने से मना किया तो उसने बताया कि वह दरअसल मुर्दाघर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी उस जगह जाना चाहता है जहां पर हॉस्पिटल वाले मरने के बाद लाशों को फ्रीज करके रखते हैं। अभी उस आदमी की बातों का जवाब नर्स दे पाती उससे पहले ही एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है और सिचुएशन को हैंडल करके जब वह वापस आती है तो देखती है कि वह आदमी जो मुर्दाघर जाना चाहता था अब वहां से जा चुका था। जिसके बाद दूसरे सीन में हम एक लाइट शॉप को देख पाते हैं जिसका ओनर जोंग नाम का एक आदमी है। जोंग से एक कंफ्यूज सा आदमी लाइट लेने के लिए आता है। जोंग उसे लाइट तो दे देता है, लेकिन अजीब बात यह लगी कि जोंग उसे कुछ भी बताए बगैर उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डायरी में लिख लेता है। और तभी उसकी शॉप में वही हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है। जोंग उससे पूछने लगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर वो आदमी बिना कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में एक लड़की एक क्लास पर नज़र रखी हुई है। देखने को मिला कि वह एक हाईजू नाम की लड़की बैठी हुई है। हाईजू भी उसे नोटिस कर लेती है और ऊपर से ही हाई करने लग गई। एक अजीब चीज़ यह भी नोटिस हुई कि हाईजू को दूसरे बच्चे इग्नोर कर रहे थे, जैसे कि वो उन्हें देख ही ना पा रहे हो। हमें दोबारा से लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहां जोंग के पास एक आदमी आता है। इस आदमी के आते ही जोंग का चश्मा बर्फ़ में बदलने लगता है। वह आदमी जोंग से पूछने लगा कि क्या तुमने एक डॉग देखा। असल में एक डॉग मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मेरे घर के आगे आकर बहुत ज़्यादा भौंकता है। जोंग उसे मना कर देता है और तभी जोंग अपना चश्मा उतार कर साफ़ करने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि वह आदमी भी वहाँ से चला जाता है। जहाँ हमें हाईजू के स्कूल को दिखाया जाता है। हाईजू भी अब यहाँ पर इन लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से वह लड़कियाँ उसे इग्नोर कर रही थी, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। इतने में हमें लाइट शॉप को दिखाया जाता है जहाँ एक नई औरत आई हुई थी। वो एक लाइट को छूने की कोशिश करने वाली होती है। इतने में जोंग उसे अजीब तरीके से मना कर देता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जोंग का जवाब इस तरीके से था कि अगर वह लड़की किसी लाइट को टच करती तो कोई मर सकता था। इसके बाद हमें हाईजू को दिखाया जाता है जो रोड पर थी। बारिश भी लगातार होती जा रही थी। दरअसल हाईजू स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में चलते टाइम उसे डर लगने लगा और वह जोंग की लाइट शॉप के अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है कि जोंग हाईजू को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था और वह उसके आने पर काफ़ी खुश भी हुआ था।
जोंग उसके यहाँ आने पर उसे एक कैंडी भी देता है और यहाँ दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। हाइजू बताने लग गई कि वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने सुना है कि आसपास बहुत सारे भूत रहते हैं। जोंग उसके जवाब में कहता है कि यह तो इतनी भी डरने वाली कोई बात नहीं है। अब जोंग उससे एक अजीब सा सवाल पूछता है कि यहाँ तुम अपनी माँ के साथ में रहती हो? हाइजू हाँ में जवाब देती है। तब जोंग उसे एक चौंका देने वाली बात बताता है कि तुम्हें गॉड की तरफ से एक गिफ्ट मिला है कि तुम भी आत्माओं को देख सकती हो। यह सुनते ही हाइजू एक्साइटेड होकर पूछने लग गई कि अगर मुझे आत्मा दिख भी गई तो मैं किस तरह पहचानूंगी? जोंग कहता है कि तुम्हें गौर से देखना होगा, उन लोगों में कुछ न कुछ एबनॉर्मल होगा। हाइजू सोच में पड़ जाती है और वहीं हमें जोंग का रिफ्लेक्शन नीचे मिरर में दिखाया जाता है, जो कि वह बहुत ही बूढ़ा दिख रहा था, यानी जोंग भी एक भूत ही था। सीन कट हुआ और हम दूसरी तरफ दोबारा किम को देखते हैं। किम अपने घर जाने के बाद नोटिस करता है कि ली के नाखून उल्टी तरफ लगे हुए थे और इस चीज़ को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन उसी टाइम ली अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। ली ने उसके साथ आखिर क्या किया यह तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ली अपनी सूटकेस को लेकर किम के घर से बाहर निकलती है और हम नोटिस करते हैं कि सूटकेस से खून टपकने लग चुका था। हाइजू जो अपने घर से निकल चुकी थी वो भी अब ली को देख लेती है और ली को देखकर हाय बोलती है और हैरान होकर ली पीछे मुड़कर उसे देखने लग जाती है। ली को खुद हैरानी होती है क्योंकि ली तो एक भूत थी और वह उसे कैसे देख सकती है। इस टाइम पर हमें रोड पर यूजी नाम का एक लड़के को भी दिखाया जाता है। वह भी जब स्कूल से वापस घर के लिए निकल रहा था तो रास्ते में उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। अपने डर को कम करने के लिए वह गाना गाने लगता है और घर के अंदर हमें सेयन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसके गाना गाने से परेशान हो रही होती है। उसके गाने से वह अपना काम नहीं कर पा रही होती, यहाँ तक कि ऊपर से लाइट भी चली जाती है। लाइट को जाते देखकर उसके पीछे से किसी शैडो को भी हमें दिखाया जाता है और इससे भी सेयन बिल्कुल अनजान थी। खैर, जब वह लाइट को चेक करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि मेन स्विच बंद नहीं था, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही होती और इस तरह की प्रॉब्लम सिर्फ उसी के घर में हो रही होती है। वह इस चीज़ को यह सोच कर इग्नोर कर देती है कि यह घर बहुत ही पुराना हो चुका है, तो शायद हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी हो। वह कमरे में आकर दोबारा अपने लैपटॉप को खोलकर अपना काम करने लगती है तो यूजी की आवाज़ दोबारा से उसे परेशान करने लग जाती है। वह विंडो से यूजी को गाना गाने से मना कर देती है। तभी यूजी भी उसी तरफ देखता है और उसे सेयन के पीछे खड़ी हुई वो एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से वह फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। इधर अब हमें हॉस्पिटल में नर्स को दिखाया जाता है। नर्स इस टाइम पे वॉशरूम में थी तो वॉशरूम के वेंटिलेशन से कोई निकलकर लटकते हुए उसे चिल्लाकर देखने लग जाता है। इसके देखकर नर्स डर तो गई थी लेकिन चिल्लाती नहीं, बल्कि वो अपनी आंखें और कानों को बंद कर लेती है। ऐसा करते ही वह आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगली रात हमें दोबारा से हाइजू को दिखाया गया जो रात में स्कूल के बाद अपने घर के लिए जा रही थी। उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है। इस टाइम बारिश हो रही थी तो हाइजू अपना छाता उस औरत से शेयर कर लेती है। दोनों बात करते हुए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखती है कि वह औरत अचानक से लंबी होना शुरू हो जाती है। यह देखकर हाइजू डर जाती है और वो समझ जाती है कि यह इंसान नहीं है। जोंग ने उसे बताया था कि अगर इस तरह से कोई भी उसके सामने आ जाए तो वह बिना उसकी तरफ देखे सुने इग्नोर करके वहाँ से निकल जाए। पहले तो हाइजू जोंग की बातों को याद करते हुए सीधा चलना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही हाइजू पीछे मुड़कर देखती है तो वह औरत अब भी उसका पीछा कर रही होती है। उसकी चलने की हरकत काफ़ी ख़राब थी, वो लंगड़ा कर चल रही थी। इस सब के बारे में जोंग को भी पता चल जाता है। वह तुरंत अपनी शॉप से बाहर निकल आता है और वह हाइजू को फ़ौरन अपने घर जाने के लिए कहता है और उस औरत के सामने अपना चश्मा उतार देता है। उसकी आंखों को देखकर वो औरत डर जाती है और अपना रास्ता वहाँ से बदल देती है। हम यूजी को भी स्कूल से जब अपने घर के लिए वो जा रहा था तो रास्ते में उसे ली दिखाई देती है। वो ली का सूटकेस को भी नोटिस करता है, लेकिन उसमें से निकलने वाले ब्लड को नोटिस नहीं करता।
वह लिली को एक मासूम लड़की समझकर उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करने लग जाता है। और जब दोनों वो सियान के घर के बाहर गुजर रहे थे तो यूजी ली को बताता है कि इस घर के सामने से गुजरने पे उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार इस घर के अंदर मैंने किसी आत्मा को देखा था। बातें करते हुए यूजी ली के हाथों को देख लेता है और नोटिस कर पाता है कि ली के नाखून पीछे की साइड लगे हुए हैं, और यह देखने के बाद वह यह भी समझ जाता है कि ली इंसान नहीं है, और खौफ के मारे उसकी तो जान ही निकल जाती है। डरते हुए वह नीचे भी गिर जाता है और उसके पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। वह जोर जोर से कांपने लगता है और ली उससे पूछने लग जाती है, क्या तुम ठीक हो? यूजी उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता और लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ली उस लाइट शॉप के अंदर आ जाती है। जोंग जब ली को देखता है तो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए। तो वह एक बल्ब को गौर से देखने लग जाती है और जोंग को देखकर कहने लग गई कि मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। वह वापस जाने के लिए मुड़ जाती है, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं। डिटेक्टिव किसी शख्स को ढूंढ रहे थे और वह जोंग से उस आदमी के बारे में पूछने लगते हैं। गुजरते समय वो नोटिस करते हैं कि ली जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर खून गिरा हुआ है। उनका ध्यान ली के सूटकेस पर तो नहीं जाता, लेकिन वह रुक कर ली से पूछ लेते हैं, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? ली ना में सर हिलाते हुए वहाँ से बाहर जाने लग गई। ली की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बाहर बारिश भी हुए जा रही थी, इसलिए डिटेक्टिव बारिश से बचने के लिए उसे अपना रेनकोट दे देते हैं। फिर यहीं से दृश्य बदलकर हमें दोबारा से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक नर्स एक डेड बॉडी से काफ़ी बुरी तरह से डर गई और वह डॉक्टर को बताते हुए कहने लगी कि यह डेड बॉडी बोल रही थी। यह सुनकर डॉक्टर बिल्कुल भी हैरान होने की बजाय नर्स से कहते हैं कि तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। दोनों मिलकर उस डेड बॉडी से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद जब नर्स यहाँ से चली गई तो डॉक्टर अकेले ही इस डेड बॉडी को तैयार करने लग जाते हैं और हमें यहाँ यह दिखाया जाता है कि डॉक्टर उस डेड बॉडी से बातें कर रहे थे। इधर वह नर्स हॉस्पिटल से घर जा रही थी। वह जब लिफ्ट में थी तो अचानक से उसे एक बस ड्राइवर दिखाई दिया। बस ड्राइवर नर्स को देखते ही अजीबोगरीब तरीके से रोने लग जाता है और उसके रोते ही उसकी आंखों की बजाय उसके पूरे शरीर से पानी निकलने लग जाता है और पूरा पानी लिफ्ट में भर जाता है। नर्स यह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यह लोग पानी में जैसे ही डूबने ही वाले थे कि तभी अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और नर्स देखती है कि यहाँ पर ना तो वह पानी था और ना ही वह रोने वाला आदमी। सीन कट होकर दोबारा से हमें उसी लाइट शॉप का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डिटेक्टिव जोंग से उस आदमी के बारे में पूछने लगते हैं। जिस टाइम वह डिटेक्टिव जोंग से बात कर रहे थे उसी टाइम हम यह नोटिस कर पाते हैं कि डिटेक्टिव की आंखें बार बार बदलकर अजीब तरीके से मूव होने लग गई थी। अगली सुबह हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। नर्स रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आ जाती है और वह एक पेशेंट को लिफ्ट के जरिए से उस पेशेंट को आईसीयू के रूम में लेकर आती है और यहाँ आईसीयू के रूम में हम बहुत सारे पेशेंटों को देख पाते हैं जो कि इस टाइम कोमा में चले गए हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये सारे लोग वही हैं जिन्हें हम काफ़ी देर से इस कहानी में देखते आ रहे थे। यानी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट सामने निकलकर यह आया था कि हम जिन लोगों को देखते आ रहे हैं वह जिंदा नहीं हैं। असल में उन सारे लोगों की आत्मा हमें इस दुनिया में भटकती हुई दिखाई जा रही है, क्योंकि ना तो वह मरे हुए थे और ना ही जीवित थे, बल्कि वह तो कोमा में थे, इसलिए उनकी आत्मा भटकती हुई दिखाई जा रही थी। अब फाइनली हमें हाइजू को दिखाया गया। हाइजू हर बार जब पढ़ने जाया करती थी तो वह अपनी मॉम के लिए लाइट शॉप से एक बल्ब लाया करती थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जब भी वह घर पर आकर बल्ब लगाती थी तो वह बल्ब फ़ौरन से ख़राब भी हो जाता था और इस तरह से उनके डस्टबिन में बहुत सारे बल्ब जमा हो गए थे। हाइजू की मॉम इस टाइम उदास होती थी तो हाइजू उन्हें गले लगाती है और अजीब सा महसूस करती है कि अचानक से उसकी मॉम के अंदर से बहुत से फूलों की खुशबू आने लगी थी। सीन कट होकर हमें असल दुनिया पर दिखाया गया, जहां डॉक्टर
दोबारा से हमें दिखाया जाता है। वह डॉक्टर डेड बॉडी से बात करते हुए कहता है कि तुम मर गए हो। वो डॉक्टर किसी और से नहीं बल्कि हाइजू की मॉम से ही बात कर रहा था और इस टाइम वो हाइजू की मॉम की बॉडी को ही तैयार करने में लगा हुआ था। उसकी बॉडी के आसपास फूल बिछा रहा था, जिस वजह से हाइजू को अपनी मॉम के अंदर से फूलों की खुशबू आ रही थी। मतलब हाइजू की मॉम के साथ वह खुद हाइजू भी आत्माओं की दुनिया में है। अब इस कहानी को सीधा पास्ट में भेज दिया जाता है। हमें इस कहानी में सभी कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने अपने रूटीन फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले हम किम को देखते हैं। किम अपनी फियांसे से मिलने के लिए जा रहा था और किम की मंगेतर कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। जिसके बाद हमें हाइवॉन और सियान को दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि यह दोनों एक साथ ही रहते हैं। वहीं पर फाइनल अब हमें हाइजू और उसकी मॉम को भी देख लेते हैं। हाइजू की मॉम हाइजू को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हमेशा की तरह हाइजू को लेने के लिए उसकी मॉम आई हुई थी। यहीं से निकलते हुए हमें यूजी को भी दिखाया जाता है। यूजी आकर एक बस में बैठता है जिसमें वही बस ड्राइवर था जिसे हमने नर्स के साथ लिफ्ट में देखा था, जिसके रोने से उसकी बॉडी से निकले पानी से लिफ्ट भर जाती है। इस टाइम पर ड्राइवर नोटिस करता है कि बस के ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे हैं और इन्हें रिपेयर नहीं कराता क्योंकि उसे जल्दी भी थी और बस के निकलने का टाइम होता ही जा रहा था। और इस बस में इस टाइम सभी मेन कैरेक्टर सवार हो चुके थे। बस अब रास्ते पर निकल चुकी थी। बारिश भी लगातार हुए जा रही थी। तभी अचानक बस के टायर में पंक्चर हो जाता है और बस का बैलेंस बिगड़ जाता है। इवन ब्रेक भी काम नहीं करते और बस सीधा ब्रिज को तोड़ते हुए पानी में गिर जाती है। इस टाइम जो अगले स्टॉप पर बस का इंतज़ार किए जा रही थी ताकि उस बस के अंदर से किम निकलकर उसके पास आए, वो इस एक्सीडेंट को देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ पर इमरजेंसी में सभी को हॉस्पिटल लेकर आया गया और सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल तक आते आते हाइजू की मॉम की मौत हो चुकी थी और बाकी लोग अब कोमा में जा चुके थे। किम की मॉम डैड इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ली किम की मॉम को मैसेज करती है किम की हालत पूछने के लिए, तो गुस्से में आकर किम की मॉम उसे यह कह देती है कि किम मर गया है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ली किम के साथ रहे, क्योंकि ली ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी और उसे दुनिया में किम के अलावा कोई और भी नहीं था। किम की मौत की खबर सुनने के बाद वह इतनी ज़्यादा टूट जाती है कि अपनी जान ले लेती है। ली की सुसाइड इतनी दर्दनाक थी कि उसके हाथ के नाखून टूट जाते हैं और इसी वजह से आत्माओं की दुनिया में उसके नेज़ उल्टे लगे होते हैं। यहीं से सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और हमें आत्माओं वाली दुनिया दिखाई जाती है। हम ली को इसी बस स्टैंड पर वेट करते हुए देख पाते हैं जैसे वह अपने बनने से पहले करा करती थी। बस में से किम निकलता है और असल में वह किम नहीं उसकी आत्मा थी, जबकि किम यह भूल चुका है कि ली उसकी मंगेतर थी। हर रोज़ की तरह वह ली को देखता है। यह सोचता है कि ली इसे इतनी गौर से क्यों देख रही है और यहाँ से चला जाता है। हमेशा थोड़ी ही दूर जाने पर हर बार की तरह किम गिर जाया करता था क्योंकि असली दुनिया में उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी, इसलिए वह इस दुनिया में भी सही से चल नहीं पा रहा था। इस आत्माओं की दुनिया में किम के बार बार बस से निकलना, थोड़ा सा दूर जाकर गिर जाना और ली को फिर से उसे संभालना, यह सब के सब एक लूप में चलता जा रहा था। हमेशा की तरह ली उसे संभालकर अपने घर लेकर जाया करती थी और रोज़ उसकी टांगें सील दिया करती थी ताकि वह इस दुनिया में भी चल सके और असली दुनिया में भी जल्दी से ठीक हो जाए। यानी जहां हम ली को एक किलर के रूप में समझ रहे थे, असल में वही किम की सबसे अच्छी हमदर्द थी। सीन शिफ्ट करके हमें अब सियान को दिखाया गया जो अपने अंधेरे घर में थी। काफ़ी देर लाइट नहीं आती तो वह पूरी तरह पागल सी होने लग जाती है और जैसे ही नीचे गिरती है तो उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसे बचाने के लिए उसकी दोस्त ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। यह जानकर वो फूट फूट कर रोने लग जाती है
और हाइवॉन उसे दिलासा देने लग गई थी। यहाँ पर डिटेक्टिव भी सिगरेट ऑन करने के लिए अपना लाइटर जलाता है और जैसे ही रोशनी के थ्रू उसे अपने शैडो नज़र आता है तो वह देखता है कि उसका आधा सर गायब हो चुका था और वह देखकर वह डर जाता है और लाइट शॉप के अंदर चला जाता है और वह जोंग से सवाल करता है कि इस दुनिया में कभी सुबह क्यों नहीं होती, हमेशा रात ही क्यों रहती है। उसकी पूछते हुए बातों के जवाब में जोंग कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वह सीधा अपने चश्मे को निकाल देता है और हम पहली दफ़ा उसकी डेमोनिक आंखों को देख पाते हैं। उसकी आंखों को देखने के बाद डिटेक्टिव को पूरी तरह से समझ आ चुका था कि जोंग कोई इंसान नहीं है और वह डिटेक्टिव भी जान चुका था कि वह भी अब इंसान नहीं रहा। उसके बाद डिटेक्टिव जोंग से उसकी अपनी कहानी पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हुए थे। जोंग बताता है कि कई सालों पहले काफ़ी तेज़ एक भूकंप आया था तो हमारी बिल्डिंग ढह गई थी। उस बिल्डिंग में मैं और मेरी बेटी दोनों ही अंदर दब गए थे। मैं अपनी बेटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं उसे नहीं निकाल सका तो मैं इस लाइट शॉप में मदद मांगने के लिए आया। उस टाइम पर यहाँ पर एक लड़की थी जिसने मुझे देखकर बताया कि मैं मर चुका हूँ और एक आत्मा बन चुका हूँ, और उसने मुझे यह भी बताया कि मेरी बेटी असली दुनिया में ज़िंदा है, इसलिए अब मैं उससे नहीं मिल सकता। उसी दिन के बाद से मैं इस लाइट शॉप को संभालने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मरने के बाद यहाँ फिर किसी भी मुश्किल में आत्मा एक बार ज़रूर इस लाइट शॉप में आती है। इसी उम्मीद में इस लाइट शॉप पर काम कर रहा हूँ ताकि मैं एक दिन शायद अपनी बेटी से मिल पाऊँ। अब डिटेक्टिव जोंग से पूछने लगा कि क्या मैं मर चुका हूँ। तब जोंग ने जवाब दिया कि नहीं, तुम कोमा में हो, अभी तुम्हारी आत्मा सिर्फ यहाँ पर है। तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। अगर तुम यहाँ पर अपनी लाइट को ढूंढ सको तो तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे। डिटेक्टिव इधर उधर देखने लग जाता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइट थी। वह जोंग से पूछने लगा कि मेरी वाली लाइट कौन सी है और मुझे कैसे मिलेगी। जोंग उसे बताता है कि तुम अपनी लाइट ढूंढ चुके हो। वह हैरान होकर अपनी लाइट की तरफ देखता है जो अभी भी उसके बगैर जलाए ही जल रही थी, यानी यही उसकी लाइट थी। अब हम उस बस ड्राइवर को भी देखते हैं। बस ड्राइवर इस दुनिया में आए हुए सभी पैसेंजरों को लाइट शॉप तक पहुंचाना चाहता था ताकि वह किसी तरीके से अपनी गलती को सुधार सके, क्योंकि उसी की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ था। अगर उसने ब्रेक ठीक करा लिए होते तो शायद ऐसा ना होता। इस टाइम भी वह भीगा हुआ यूजी के पास आता है और उसे लाइट शॉप तक लेकर जाने लगता है ताकि यूजी अपनी लाइट को ढूंढ सके और अपनी दुनिया में वापस जा सके। वह यूजी को सारी बातें बता देता है और फिर वह ड्राइवर उसे लाइट शॉप के अंदर आ जाता है। लाइट शॉप के अंदर आते ही पहले ही नज़र में यूजी को अपनी लाइट मिल जाती है। उसे अपनी लाइट की रोशनी तेज दिखाई दे रही थी, यानी जैसे ही यूजी उस लाइट को हाथ लगाता है वह लाइट और भी ज़्यादा तेज़ी से चमकने लग जाती है और जोंग उसके पास आकर कहता है कि उम्मीद है हम दोबारा नहीं मिलेंगे, और उसे अपनी तरफ से गुड बाय भी कह देता है। इधर सीन शिफ्ट होकर हमें दोबारा से ली को दिखाया जाता है। इस बार ली तेजी दिखाते हुए जल्दी से बस के अंदर चढ़ जाती है और किम को सारी बातें बता देती है। किम को भी कुछ समझ आ रहा था, लेकिन यह बात उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ली है कौन। एक्सीडेंट इतना दर्दनाक था कि वह पूरी तरह से भूल चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बस ड्राइवर सियान को लेने के लिए उसके घर आया हुआ था। वहाँ पर उसे सियान की फ्रेंड भी मिल चुकी थी। अब वह सियान की फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम उसे लाइट शॉप भेज दो। उसकी ज़िंदगी के बचने की उम्मीद अभी भी कुछ बाकी है। वह अभी पूरी तरीके से नहीं मरी हुई है। अगर वह लाइट शॉप में चली गई तो वह असली दुनिया में ज़िंदा हो सकती है। यह सुनकर सियान की दोस्त उसे वादा करती है कि मैं उसे लाइट शॉप में ज़रूर भेज दूंगी। यहाँ पर अब हमें लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है, जो इस टाइम लाइट पर हाइजू की मॉम आई हुई थी, जो अब पूरी तरीके से मर चुकी थी। वो लाइट शॉप में इसलिए आई हुई थी ताकि वह अपनी बेटी हाइजू की लाइट ले सके और वहाँ से इस दुनिया से निकाल कर अपने असली दुनिया में भेज सके। लेकिन यहाँ पर जोंग उसे बताने लग गया कि तुम्हारी बेटी को अपनी लाइट लेने के लिए यहाँ खुद चलकर आना होगा।
यहाँ पर हाइजू की मॉम जोंग को देखकर रोने लग जाती है, पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट यह भी निकल कर सामने आता है कि हाइजू की मॉम असल में जोंग की बेटी थी। वह इशारा करके यह बात जोंग को समझा देती है। जोंग अपनी बेटी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फाइनली उसकी सालों की मेहनत रंग लेकर आई थी। उसे तो इस दिन का ही इंतज़ार था। वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है। जबकि सीन कट होकर हमें यहाँ पर दोबारा से बस ड्राइवर को दिखाया गया। वह बस ड्राइवर हाइजू से मिलने के लिए आया हुआ था। वो हाइजू को सारी बात बता देता है कि तुम्हारी किसी तरह लाइट शॉप पर जाना होगा ताकि वह अपनी दुनिया में वापस जा सके। यह सारी बात जानकर हाइजू को काफ़ी ज़ोर का झटका लगता है और वह घर चली जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि उसकी मॉम उसके लिए लाइट लेकर आई हुई थी। यहाँ पर उसे यह बात पता चल जाती है कि उसकी मॉम असली दुनिया में मर चुकी है। यह जानकर वह पूरी तरीके से टूट जाती है और अपनी माँ से लाइट लेने से मना कर देती है। हाइजू अपने दोनों हाथों को बांध चुकी थी। वह लाइट को नहीं पकड़ती, लेकिन हाइजू की मॉम उसे गले लगाकर प्यार करती है और ज़बरदस्ती उसके हाथों में लाइट पकड़ा देती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम सियान को देखते हैं जो लाइट शॉप में थी। वह अपनी लाइट को देखती है जो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, यानी उसकी ज़िंदगी बचने के चांस बहुत ही कम थे। अगर वह ज़िंदा भी बच जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बीमार ही पड़ी रहती। वह वहाँ पर दुखी रहती, इसलिए वह वापस अपनी दुनिया में जाने से मना कर देती है और वापस अपने घर वापस आ जाती है और अपने दोस्त के साथ वहीं रहने का फ़ैसला करती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ली भी ज़बरदस्ती किम को खींचते हुए लाइट शॉप तक लेकर आ जाती है। किम अभी भी ली को पहचान नहीं पाता, लेकिन ली की बात मानते हुए वह लाइट शॉप के अंदर चला जाता है और उसे भी अपनी लाइट मिल जाती है। जैसे ही वो लाइट को टच करता है, एक तेज़ रोशनी फैलती है और किम असली दुनिया में चला जाता है और उसके पीछे से ली अपनी प्रेमी किम के लिए फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह जानती थी आज के बाद वह कभी भी किम को नहीं देख पाएगी। सीन कट होकर अब हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फाइनली यूजी को न सिर्फ होश आया हुआ था, बल्कि वो पहले की तरह नॉर्मल भी हो चुका था। हाइजू भी कोमा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन हाइजू को दूसरी दुनिया में हुए सब कुछ बातें याद थी। इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि इस दुनिया में उसे अपनी मॉम की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन उधर आत्माओं की दुनियाओं में हम दिखाया जाता है कि वह बस ड्राइवर अब दूसरी दुनियाओं में भी अच्छे काम करने लगा था। वो लोगों को लाइट शॉप तक लेकर जाया करता है ताकि वह जल्दी अपनी दुनिया में वापस जा सके। अब लाइट शॉप में जोंग के साथ साथ हाइजू की मॉम यानी जोंग की बेटी भी काम करने लगी थी और वो इस दुनिया में एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। फाइनली अब हम असली दुनिया में किम को देख पाते हैं, जो कोमा से बाहर तो निकल चुका था, लेकिन आज भी उसे ली की याद नहीं थी। ली के बारे में वह अपनी मॉम और कुछ लोगों से सुनता था, पर उसे ये नहीं पता कि ली थी कौन। बस उसे इतनी बात याद थी कि आत्माओं की दुनिया से असली दुनिया में आने में ली ने ही उसकी मदद की थी। डिटेक्टिव भी अब अपनी लाइफ में वापस आ चुके थे और यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।